हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेट सर्कल। माय नेम इज़ नेहा कुशवाहा। फ्रेंड्स, हम सीडीपी के टॉप 30 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही मिल जाए। पहला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि, यानी कि कौन सी अवधि में भाषा का विकास और भाषा को अर्जित करने की जो अवधि है वो कौन सी अवस्था में होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है हमको जन्म से पूर्वावधि, जब जन्म से पूर्वावधि। दूसरा ऑप्शन दिया प्रारंभिक बाल्यावस्था। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास मध्य बाल अवस्था और चौथा है किशोरावस्था। तो अगर हम प्रारंभिक बाल अवस्था जो होती है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है जब बच्चा बोलना सीख रहा होता है, तो इसका सही आंसर होगा प्रारंभिक बाल अवस्था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है। प्रस्तुति अवस्था ये है, नहीं हो सकता क्योंकि ये सिग्मॉइड फ्रॉइड की है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये पियाजे जी की है। उद्योग बनाम अधीनस्थ अवस्था ये भी नहीं हो सकता, तो इसका सही उत्तर है सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो ये क्या है? जेंडर समरूपता है? नहीं। समरूपता है? नहीं। जेंडर की पहचान है? नहीं। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि वहाँ पर पक्षपात हो रहा है, तो यह क्या है? जेंडर पक्षपात। इसका सही उत्तर होगा जेंडर पक्षपात। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी प्रभावशाली है। अगर हमें किसी चीज़ को कम करना होता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो हम क्या करते हैं? डिस्कशन कराते हैं क्लास में किसी। तो इसका सही आंसर होगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। क्यों होगा, बाकी उत्तर भी देख लेते हैं। अगर जेंडर पक्षपात की पृथक बैठने की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग बैठाने की व्यवस्था, तो हम रूढ़िवादिता को सपोर्ट कर रहे हैं। अलग अलग खेल समूह बनाने में भी हम रूढ़िवादिता को सपोर्ट कर रहे हैं। विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ये भी एक तरीके से जो रूढ़िवादिता को महत्व देने की बात की जा रही है। लेकिन परिचर्चा का जो ऑप्शन हमें दिया है कि हम जेंडर पक्षपात के बारे में कक्षा में परिचर्चा कराएं, ये एक बेहतर उत्तर है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया है? तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे ही मनोवैज्ञानिक हैं जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों विषयों को साथ लेकर चलते हैं। वो मनोवैज्ञानिक थे लाइवोगोस्की। इसीलिए इनकी एक थ्योरी आई थी जिनको सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा गया। तो एक लाइवोगोस्की ही कैसे मनोवैज्ञानिक है जो सामाजिक और सांस्कृतिक विषय की बात करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिसका यह जूता जिससे ये जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह का संबंधित करते हैं? तो जब बच्चे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद से बातें करते हैं, तो यह क्या कहलाता है? ये कहलाता है व्यक्तिगत वार्ता। इसका सही ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता। 7वां प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन का? नहीं। अनुबंधन? गलत। मॉडलिंग? नहीं। इसका सही उत्तर होगा स्कैफोल्डिंग। जब बच्चों को संकेत दिया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग दिया जा रहा है, तो यह कहलाती है स्कैफोल्डिंग। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? हमसे पूछा गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण करना बच्चों में आ जाता है। बच्चों में संरक्षण की जो अवस्था है वह डेवलप हो जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा
संरक्षण और कक्षा में समावेशन। यह एक डायग्राम है जिसे आप देख के समझ कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कौन कौन सी बच्चों में चीज़ें आ जाती हैं। बच्चों में सीरिएशन करना आ जाता है, क्लासिफिकेशन करना बच्चों में आ जाता है, बच्चे रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी सीख जाते हैं, कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, डिसेंटरिंग का कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं और ट्रांजिविटी। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बच्चों में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं। 9वां प्रश्न है, बच्चों की संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। पियाजे जी क्या कहते हैं कि बच्चों में इंफॉर्मेशंस जो है स्कीमास के फॉर्म में होती हैं, यानी कि बच्चों में सेट ऑफ इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है, बच्चे किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन स्कीमास की फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा स्कीमा। कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब पियाजे की बात आती है तो पियाजे जो है स्कीमास की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट। किसी भी चीज़ का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, आइए देख लेते हैं। हमसे पूछा गया आकलन के बारे में, तो पहला ऑप्शन दिया है कि विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। ये नहीं, गलत हो सकता है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्ट एवं भ्रांतियों को समझाना। विद्यार्थियों को प्राप्तांक के आधार पर नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड मुद्रण, ये सब बाद की अवस्थाएं होती हैं। पहले प्राथमिक उद्देश्य पूछा है तो संबंधित अवधारणा की बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं उन्होंने क्या सीखा है, जो लर्निंग गैप्स हैं वो कितना है, क्या है, बच्चों ने सीखा है कि नहीं सीखा है, इन सबको जानने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि पर सही कथन है। पहला प्रश्न है सही पूछा है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है। सही पूछा है, तो यह गलत ऑप्शन है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। यह भी एक सही उत्तर है, लेकिन और भी देख लेते हैं। बुद्धि एक एकात्मक कारक है, ये एकाकी यूनिफेटर सिंगल ट्रेट, ये गलत ऑप्शन हो सकता है। लेकिन चौथा ऑप्शन कहता है बुद्धि बहुआयामी है, एक जटिल योग्यताओं का एक समूह। ये सबसे सटीक उत्तर रहेगा कि बुद्धि जो है बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह, सबसे सटीक उत्तर है। रूही हमेशा समस्या को एकाकित समाधान के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित करती है, वह क्या है, एक सृजनात्मक विचारक है, अभिसारिक विचारक है, या अन्वय विचारक है, या अभिकेंद्रित विचारक है। इसका सही उत्तर है कि सृजनात्मक विचारक है, क्योंकि ये मौलिक भी सोचती है और एक एकाकी समाधान भी सोचती है। प्रश्न नंबर 13 कहता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला प्रश्न ऑप्शन है कि बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कह देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, एक शिक्षक के तौर पे तो ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। इस स्थिति को जैसा है वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यह भी आपका काम नहीं है कि आप जैसा है वैसे एक्सेप्ट कर लें। इन विद्यार्थियों से आपकी अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, यह भी गलत है। चौथा प्रश्न ऑप्शन है कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए ताकि बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढे जाने चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है कि हम अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार करें। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए।
कि हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम में हमें एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन क्लास तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है कि सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। The primary characteristics of children with dyslexia include, यानी कि डिस्लेक्सिया के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका बच्चों में प्राथमिक लक्षण क्या है। न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो इसका सही ऑप्शन है कि धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी विषय की अवधारणा क्या है। ये बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल है, सिंपैथेटिक एटीट्यूड है, यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत, गलत। अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति है, गलत। आधिकारिक आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, ये सही है। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षक उपलब्ध करा के, गलत। प्रश्न नंबर 17 है, इन कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप में जब भी बात आती है रोड मेमोराइजेशन की तो हमेशा आंसर गलत होता है। सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट, एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। इसका सही आंसर होगा फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। प्रश्न नंबर 18 हमसे कहता है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूति सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कि बच्चों ने एक सिद्धांत सहज अनुभूति सिद्धांत बना, तो उसके लिए करने के लिए हम उसके बारे में शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के लिए कराने के द्वारा एक ही सिद्धांत पे बल देना चाहिए, या प्रतिकूल प्रमाण एवं पहला गलत। दूसरा, बच्चों को दंडित करना चाहिए, तो ये तो कभी नहीं करना है। या बार बार याद करना है, बार बार याद करने की बात तो हमेशा ही गलत होती है। लेकिन प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों एवं चुनौती देनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। छात्र केंद्रित शिक्षक शास्त्र की क्या विशेषता है। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होते हैं, बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देते हैं, यंत्रवत याद करने पर, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित वर्गीकरण। तो इस पहला ऑप्शन गलत, लेकिन तीसरा ऑप्शन गलत। चौथा ऑप्शन, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दिया जाता है छात्र केंद्रित में। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे में पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सहित है, संबंधित नहीं है। इसका सही ऑप्शन है इंटरवोन विद इन। प्रश्न नंबर 11 है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अधिगम learning is a process of reproduction and recall, learning is a process of rote memorization, learning is
conditioning of behavior by repetitive association. Learning is a process of construction knowledge. तो जहाँ भी एक्टिव इंगेजमेंट, बच्चों के एक्टिव इंगेजमेंट की बात आती है और तो वह आंसर हमेशा सही होता है। प्रश्न नंबर 11 है प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद क्लियर एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल। ये क्या है? इफेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल चेंज है, लीड टू कन्फ्यूजन इन माइंड ऑफ स्टूडेंट, कॉज गैप इन द अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड फोकस ऑन procedural knowledge rather than the conceptual understanding. Option number 8, effective way to encourage conceptual change. प्रश्न नंबर 23 है repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment और गेन। ये क्या है? डिक्रीज एक्सट्रिंग मोटिवेशन, इंक्रीज इंट्रिंक मोटिवेशन, वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी rather than गोल परफॉर्मेंस, डिक्रीज चिल्ड्रन नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी इन्वॉल्व इन। बच्चों को अधिगम गतिविधियों की भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार एवं दंड देने से क्या होगा? बच्चों में जो अगर हम हर चीज़ में उनको पुरस्कार और दंड दिया जाएगा तो बच्चों की क्यूरियोसिटी जो है, इंटरेस्ट जो है, वो किसी भी चीज़ से कम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग? कौन सी मीनिंगफुल लर्निंग? तो पहला है कॉर्पसल पनिशमेंट। तो जहाँ भी पनिशमेंट की बात होती है मीनिंगफुल लर्निंग वहाँ से गायब हो जाता है। कोऑपरेशन की जहाँ बात होती है वहाँ पर रहता है। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, कॉन्स्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन। तो हमसे पूरा है मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए बोल रहा है। तो मीनिंगफुल लर्निंग कहाँ प्रमोट होगी? ऑप्शन नंबर 2। How can teacher facilitate understanding by complex concepts of children? By delivering a lecture, by organizing competitive events, by repetitive mechanical drill, by providing opportunity for exploration and discussion. तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है primary school teacher can encourage children to become effective problem solver, offer materialistic reward for every small task, emphasizing only procedural knowledge, dismissing and penalizing incorrect answer, and encourage children to make intuitive guesses and the brainstorming. तो जब हम बच्चों को intuitive guesses करने के लिए कहेंगे, गेस करने के लिए कहेंगे, उनका brainstorming करेंगे, तो यही एक प्राइमरी टीचर का रोल होगा बच्चों को एनकरेज करने के लिए, इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए। In which of the following period does physical growth and development occur at rapid pace? निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, कौन से में होता है? ऑप्शन नंबर 1 इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड में। 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल नहीं है। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल कल्चरल कॉन्डक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नहीं है नाम से पूछा इसलिए पूरा नहीं। ऑप्शन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, पेरेंट, इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो इसका सही ऑप्शन होगा इंटरमेंटल इन्फ्लुएंसेस।
क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। सेकेंडरी कौन सा होता है, तो स्कूल एंड मीडिया, क्योंकि पहला जो होता है हमारा फैमिली होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन में भी फैमिली है, सेकंड ऑप्शन में फैमिली है, बट सेकंड और थर्ड ऑप्शन में स्कूल एंड मीडिया, तो इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड एंड स्कूल एंड सॉरी मैम सॉरी 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 स्कूल एंड मीडिया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।